हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। तो यहां पर हम टारगेट 95 प्लस की सीरीज में एक और 10th बायोलॉजी का एक जबरदस्त चैप्टर ले आए हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस चैप्टर का मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर इसकी कुछ कुछ बातों को अगर इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ठीक है, तो यहां पर इस सीरीज में हम यही कोशिश करेंगे। यहां पर हम बहुत सारी ऐसी चीजें ले आए हैं जो आपको जरूर आपके टेक्स्ट बुक से तो बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाली है, और अंडरस्टैंडिंग जो शायद कुछ चीजें वहां ना समझ में आए वो यहां पर आपको समझ में आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। क्या है सर ये? यहां पर हमारे कुछ और प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक से आप जाके हमसे ज्वाइन हो सकते हो। और सर और क्या है, अरे अपना प्ले स्टोर पे ऐप भी आ चुका है, तो जाके चेक करो। बहुत सारे फ्री कंटेंट्स भी हैं और प्रीमियम कंटेंट्स भी है। अदर देन दैट अपना वेबसाइट है जिसका नाम है sanjeevsir.com, ठीक है, जहां पर कंप्लीट वीडियो बुक, लाइव डाउट सेशंस, ठीक है, डाउट डिस्कशंस और बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर इवन हैंड रिटन नोट्स, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिल सकती हैं। तो इस वेबसाइट में या फिर ये मोबाइल ऐप में आपको वो सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। सो जस्ट गो एंड डाउनलोड द ऐप। ओके, अब यहां पर अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऐसे शुरू करूं, आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि भाई यहां पर लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन बरसात जो है वो शुरू हो गई है। और अभी मैं जब आ रहा था अपने घर से यहाँ स्टूडियो में, तो भाई थोड़ी सी बरसात का असर, थोड़ा सा गीला हूं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, असर यहां पर नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर क्या है ये कंट्रोल, क्या है ये कोऑर्डिनेशन? थोड़ा सा सोचिए। देखो, बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ कंट्रोल का मतलब क्या है कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अलग अलग जो हम मूवमेंट्स, अलग अलग हम जो एक्शंस करते हैं, वो सब चीजें कैसे कंट्रोल होती है, कहां से कंट्रोल होती है। हमारे बॉडी की जो इंटरनल जो हैपनिंग्स हैं उन सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, जैसे कि आपस में अलग अलग पार्ट्स जो है वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके पूरी बॉडी को रन कर रहे हैं, है ना। मतलब कि आप ये सोच सकते हो कि अगर कभी जो हमारा हार्ट है उसने सोचा कि मैं ब्रेन की तरह मैं भी कभी रिलैक्स कर लिया करूंगा। बंदा सोता है तो ब्रेन जो है उसको आराम मिल जाता है। हार्ट ने सोचा कि आज मैं रिलैक्स कर लेता हूं, आज संडे है, आज मैं रिलैक्स कर लेता हूं, वाकई में आज संडे है, ठीक है, तो क्या होगा, तकलीफ हो जाएगी, है ना। तो बहुत सारी बातें ऐसे, जैसे मान लो कि आप सुबह उठे आप, ठीक है, खाना पीना खाया, सीधा खाना नहीं खाया, फ्रेश हुए, ठीक है, नहाए धोए फ्रेश हुए, उसके बाद आपने नाश्ता किया और सबसे जरूरी चीज आप भूल गए। सोचो कौन सी? सांस लेना। तो क्या होगा? तो यानी वो हमको याद नहीं रखना होता सर, है ना, वो तो याद रखना नहीं पड़ता। तो ये सब कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर यार? बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे आप सोच सकते हो। कुछ चीजें हैं जो खुद कंट्रोल होती हैं अपने आप से, है ना, और कुछ होती हैं जो हम सोच समझ के कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये बोलना, ये लिखना, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड का क्लिक करना, ये सब चीजें कंट्रोल हो रही है, ठीक है, ये हम सोच समझ के कर रहे हैं। लेकिन सांस लेना, दिल धड़कना, डाइजेशन प्रोसेस, ये हम खुद अपनी विल से नहीं कंट्रोल कर रहे। तो ये सब चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। और याद रहे 10th की बायोलॉजी में हम यहां पर ना तो बैलेनोग्लोसस पढ़ने वाले हैं और ना ही यहां पर हम कोई फंगाई और वो सब डिटेल्स पढ़ने हैं। हम यहां पर ह्यूमंस और प्लांट्स के कंटेक्स्ट में जो भी बायोलॉजी है वो पढ़ रहे हैं मेनली। सो इसमें भी हमको वही ह्यूमन के हिसाब से और प्लांट के हिसाब से पढ़ना है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे। चलो भाई, क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड मैनर। देखो, हमने लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं जिससे हम जिंदा कहलाते हैं, जैसे डाइजेशन, है ना, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, तो ये सब चीजें, न्यूट्रिशन, क्या है, हमारी बॉडी में होने वाले प्रोसेस। अब यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है? देखो, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स, ठीक है, कैसे अलग अलग पार्ट्स मिलके वर्क करते हैं और एक कॉमन ऑर्गेनिज्म, ओवरऑल एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस हो रहे थे वो हमने लाइव प्रोसेस में पढ़ा, लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन आपस में कैसे ये सिंक करके काम करते हैं, टुगेदर कैसे ये कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, वो हमको यहां देखना है।
वो भी रेगुलेटेड मैनर में, एकदम कंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है, एक और बार, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इन रेगुलेटेड यानी कंट्रोल्ड मैनर। ओके सर, जैसे यहां पर देखो, जब आप जैसे मान लो मैं यहां पर टच कर रहा हूं, तो ये टच कर रहा हूं, ये कहां से सिग्नल आया? ऑब्वियसली ब्रेन से आया। ठीक है, तो यानी यहां से ये कंट्रोल्ड मैनर में चीज हो रही है। ओके, वैसे ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, लीवर है, लंग्स है, थायराइड है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, हार्ट है, स्टमक है, किडनी है, ब्लैडर है, बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। तो वो सब आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, ठीक है, वही हमको पढ़ना है सर। सिर्फ इंसानों का पढ़ना है क्या? मैंने बताया नहीं, प्लांट्स का भी पढ़ेंगे, पर प्लांट्स में ये सब तो नहीं होता, ब्रेन तो नहीं होता, वहां पर क्या कंट्रोल कैसे सिस्टम होता है वो भी हमको देखना। ओके, सो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो हम कह रहे हैं, तालमेल, बॉडी में कैसे एक पार्ट दूसरे पार्ट को कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। ठीक है, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में अपना नर्वस सिस्टम आएगा यार, जो भी अब देखेंगे हम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वो सब चीजें आएंगी। अच्छा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मैंने आपको, अगर 9th में अगर आपने पढ़ा हो, देखा हो मेरा वीडियो, तो वहां बताया था मैंने कि हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, चाहे ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, नर्व्स हो, वो सब न्यूरॉन से बने हैं, नर्व सेल से। उनकी खूबी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सिग्नलिंग होती है, जो एक पार्ट दूसरे पार्ट को जो कोऑर्डिनेशन के लिए मैसेज भेजेगा, वो कैसे भेजेगा? तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, इन दिस नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेकिन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन यूज होगा, है ना, फॉर मैसेजिंग। तो ये हार्मोन यानी क्या है? केमिकल है। तो आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन है एंड दिस इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या है? इलेक्ट्रिकल वे में सिग्नल जाएंगे, यहाँ केमिकल वे में जाएंगे, हार्मोन्स की फॉर्म में जाएंगे। ओके, सो कोऑर्डिनेशन 2 टाइप के हैं, नर्वस और हार्मोनल। ठीक है, अच्छा, ये तो सर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये जो है ये तो सर एनिमल्स की ही बात है, प्लांट्स में तो होता नहीं है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो याद रखना कि हमको चैप्टर में नर्वस कोऑर्डिनेशन हम सिर्फ एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी स्पेसिफिकली हम ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल सिस्टम प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी। सो ये हम एनिमल और प्लांट दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। मतलब पूरे चैप्टर में हमको 3 चीज पढ़नी है, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बस 3 चीज, पूरा चैप्टर डन। ओके, तो याद रखो, ये मैंने बताया, यहाँ पर मैसेजिंग कौन से फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, और यहाँ पर मैसेजिंग चलती है केमिकल्स की फॉर्म में। केमिकल्स यहाँ पर क्या है? हॉर्मोन्स है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सर क्या एडवांटेज है नर्वस का? नर्वस कोऑर्डिनेशन भाई इलेक्ट्रिकल इंपल्स से फास्ट तो होगा ना, ये हार्मोन को जाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये तो जुप पहुंचेगा। सो दिस इज फास्ट, बिगेस्ट एडवांटेज। और रिलेटिवली भाई ये तो हार्मोन है तो ये स्लो होगा सर, बात तो सही है। अच्छा, इसका भी तो कुछ एडवांटेज होगा ना सर, नहीं तो ये क्यों होगा फिर ह्यूमंस में या एनिमल्स में, फिर सीधा खाली नर्वस से काम चल जाएगा? नहीं, यहां पर भी कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? जैसे कि हमारा जो बॉडी है, हम छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, ठीक है, आप लोग और बड़े होंगे, तो यहां पर हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है, सोचो कितना यूनिफॉर्म होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये उंगली इतनी बड़ी है, ये वाली थोड़ी बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी ऐसी, कितना यूनिफॉर्म ग्रोथ है। ठीक है, मतलब इतना सिमेट्रिकल ग्रोथ है। मतलब इस पार्ट को पता है कितना ग्रो होना है, जितना ये ग्रो होगा। ये सब चीजें कैसे चल रही है? ठीक है, प्लांट्स में हो सकता है कि एक आध पत्ते कहीं एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, चलेगा, उतना सिमेट्रिकल नहीं। पर हमारे में अगर एक आध उंगली कहीं से 2-4 ऐसे निकलती रहे तो कैसा होगा? सोचो। ठीक है, यहां से एक उंगली आ गई, ठीक है, इधर से एक उंगली आ गई है, और कहीं से आ गई है, तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर तकलीफ हो जाएगी। तो ये ग्रोथ जैसी चीज है जो इतनी परफेक्ट है, सिर्फ उंगलियां की बात नहीं कर रहा मैं, कितनी सिमेट्रिकल, कितनी परफेक्ट ग्रोथ है ये। कैसे इस पार्ट को पता है कि ये वाला कितना ग्रो हुआ? एकदम यूनिफॉर्म ग्रो करना है। ठीक है, तो ये ग्रोथ के लिए हर एक सेल को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हर एक सेल को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, मुझे कितना डिवाइड करना है, या हर एक टिश्यू को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेलुलर लेवल तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? वो नर्व्स के थ्रू नहीं पहुंच सकती, क्योंकि नर्व्स जो है हमारी बॉडी की वायरिंग है, वो हर एक सेल तक नहीं पहुंचते, है ना। वो किसी जोन तक, किसी रीजन तक आए होंगे, हाँ, यहां तक आए होंगे, ठीक है, लेकिन हर एक सेल तक नहीं पहुंचते।
तो वैसी चीजों में ग्रोथ जैसे मैकेनिज्म्स जो है, जहां पर हर एक सेल को पता होना चाहिए भाई, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कितना ग्रो डेवलप कैसे करना है, तो वो जो है वो केमिकल्स के थ्रू या हार्मोन्स के थ्रू हो सकता है। तो ग्रोथ जैसे मैकेनिज्म्स के लिए हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ही काम आएगा, ना कि नर्वस कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं कि इसका रोल नहीं है, बट सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का। देन नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मैंने बताया 3 चीज पढ़नी है, तो हमको नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन ये पहला, फिर हार्मोनल में पढ़ेंगे हम ह्यूमन का और प्लांट्स का। तो पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करते हैं, जहां पर हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, न्यूरॉन्स, ये सब चीजें पढ़ लेंगे। ओके, सो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है सर, वो उसके हम पार्ट्स की बात करते हैं, तो उसके 2 मेन पार्ट्स हैं। एक है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर ये क्या है, सेंट्रल और पेरिफेरल कैसे पार्ट्स बने? अरे जो बॉडी के एकदम सेंटर में होगा, 1 मिनट, अभी तक हमने मार्कर ही यूज नहीं किया, ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। तो जो बॉडी के एकदम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के सेंटर में, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हो, ठीक है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा। तो यानी सर क्या, अरे यार ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि वर्टिब्रल कॉलम को ही स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, गलत है भाई। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से बहुत ही नाजुक सी पाइप जाती है, ठीक है, फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन ब्रेन से अलग अलग पार्ट्स तक और पार्ट से ब्रेन तक, ठीक है। तो वो जो वर्टिब्रल कॉलम असल में देखो 2 काम करता है, वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रहा है ना, मतलब पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा वो प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। सो यहाँ पर नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स, पहला सेंट्रल, जो बॉडी की एकदम एक्सिस ऑफ सिमेट्री एकदम सेंटर में आ रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया सर। और पेरिफेरल, ये वर्ड पेरीफेरी याद रखना, ये हमने 9th में पढ़ा था कि जो हम एनिमल सेल की जनरल बात करते हैं, तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्योंकि सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, तो जो न्यूक्लियस है वो साइड में होता है, सेल की साइड में, मतलब सेल में ही होता है जो सेंट्रल वैक्यूल, तो सेंटर में हो गया, तो साइड में कहीं पे रहेगा क्या, न्यूक्लियस इन प्लांट सेल, क्योंकि सेंटर में सेंट्रल वैक्यूल है। तो साइड में हमने साइड वर्ड यूज नहीं किया था, वहां पर हमने पेरीफेरी बोला था, ठीक है, पेरीफेरी यानी साइड होता है। तो यहां पर भी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, साइड में, जो बॉडी के सेंटर में ना हो, ठीक है, जो बगल में सेंटर के आसपास में हो, वो हो गया अपना पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहा है अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरीफेरल में आ रहा है नर्व्स, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ गया अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और पेरीफेरल में आ गया नर्व्स, ठीक है। तो पूरा नर्वस सिस्टम में ये 3 ही चीज है यार, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, दैट्स इट, जिसमें से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और नर्व्स जो है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ओके सर, देन आगे देखते हैं, जो अपना टाइप्स ऑफ नर्व्स की बात करते हैं, तो नर्व्स जो है अब हम करेंगे आगे और बताएंगे, बट एक जो बेसिक क्राइटेरिया उसके हिसाब से, जो ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व्स निकले हैं, जो हमारे फेस में यहाँ पर आसपास जो नर्व्स होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड से निकले होंगे, तो ब्रेन से निकले हुए नर्व्स को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ नर्व में याद रखना 2, एक क्रेनियल यानी ब्रेन से निकले हुए नर्व्स, ठीक है, ब्रेन से निकले हुए नर्व्स, फेस के आसपास में जो भी नर्व्स होंगे। अच्छा, और दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व समझ में आ रहा है सर, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए जो नर्व्स है, ठीक है, वो स्पाइनल नर्व है। सो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो मेन टाइप में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। देन सर आगे है अपन ये नर्व्स की कैटेगरी की बात करते हैं, तो देख लो अभी नर्व्स भी 2 तरीके के सर, कैसे, एक हो गया सोमैटिक नर्व, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्व। अब थोड़ा ध्यान देना, सोमैटिक नर्व और ऑटोनॉमिक नर्व। सर व्हाट इज सोमैटिक नर्व, थोड़ा नाम पे ध्यान दो और उसका मतलब देखो। सोमैटिक नर्व वो होता है जो हमारी बॉडी में जो भी कंट्रोल वाली चीजें हैं, ठीक है, कंट्रोल वाली चीजें, जैसे कि ये हम हाथ की मूवमेंट में कर रहा हूं, तो ये ब्रेन हम सोच समझ के अपनी विल से कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी कि जो वॉलंटरी फंक्शंस हैं। अब याद रखना, वॉलंटरी मतलब जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है,
विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, सोच समझ के, है ना। तो यानी कि हम अपनी विल से जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर जो ये अभी नर्व यूज हो रहा है वो कौन सा होगा, ये हमारे कंट्रोल यानी वॉलंटरी वाले जो नर्व्स हैं वो यूज हो रहे हैं, जिनको बोलते हैं सोमैटिक नर्व्स। लेकिन कुछ चीजें जैसे हार्ट बीट, वो वहां पर भी नर्व है, पर वो नर्व हम नहीं कंट्रोल कर रहे, तो वो क्या हो गया, वो ऑटोनॉमिक में आएगा। तो नाम में देखो ना, ऑटोमैटिक, ऑटोनॉमिक, है ना। तो सोमैटिक मतलब वो नर्व जो हम ऐसे हैं जो जिसको मतलब हम अपनी विल से कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे वाले एसोसिएटेड नर्व्स को सोमैटिक कहते हैं। और जो खुद ब खुद चल रहे हैं वो ऑटोनॉमिक में आएंगे। सो सोमैटिक में क्या है, कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल्स, एंड ऑटोनॉमिक में क्या है, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस या इनवॉलंटरी मसल्स। ओके, और सोमैटिक में और क्या दिया है, एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे मान लो यहां पर किसी ने चिमटी काटी, तो ये सेंस हमारे दिमाग तक पहुंचा ना, कैसे पहुंचा, किसी ने किसी नर्व ने पहुंचाया होगा, तो वो क्या हुआ, दैट इज सेंसरी नर्व, जो यहां से सेंस को ले जा रहा है। और जो ब्रेन से सिग्नल लेके आता है यहां तक, कहीं तक भी, तो उसको बोलते हैं मोटर नर्व। तो नर्व का भी दो टाइप है, मैं आगे बताऊंगा। एक सेंसरी जो बॉडी पार्ट से ब्रेन तक सिग्नल ले जाता है, और दूसरा मोटर जो ब्रेन से बॉडी पार्ट तक ले जाता है। तो यहां पर सेंसरी भी क्या है, मतलब ये कंट्रोल मैनर में चल रहा है, ठीक है, ये ऑटोनॉमिक तो है नहीं, यहां से गया सिग्नल पहुंचा उधर तक। तो यहां पर दो चीजें बताएंगी भाई, जो वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने वाला नर्व है और जो सेंस को ब्रेन तक पहुंचाने वाला नर्व है, वो सब सोमैटिक में आएगा, ठीक है, वो सब कंट्रोल वाले में आएगा। ऑटोनॉमिक में भाई जो हमारे हाथ में, हमारे बस में नहीं होता, जो ठीक है, ब्रेन अपने ही एंड पे या सबकॉन्शियस लेवल पे जो चीज चलती है। अब सबकॉन्शियस वर्ड थोड़ा सा, पर ठीक है चलो। अब यहां पर ऑटोनॉमिक, जो ऑटोनॉमिक नर्व है उसके भी दो टाइप है। सर क्या बात है सर, मतलब ये तो हद हो गई सर, शराफत की हद हो गई। बट भाई देखो, बहुत अगर इंटरेस्टिंग मानोगे ना उसको, बहुत जबरदस्त चीज है कि सर ऑटोनॉमिक में भी दो टाइप, मतलब जो नर्व खुद ब खुद अपने लेवल पे जो ऑपरेट हो रहे हैं, जिनको हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, उसके भी दो टाइप, बिल्कुल दो टाइप। कौन से, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। सर ये सिंपैथेटिक क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है? फिलहाल तो ये याद रखो कि सिंपैथेटिक यानी क्या होता है कि जो ऐसे ऑटोनॉमिक नर्व्स जो हमारी बॉडी को अरोज करते हैं, अरोज का मतलब एनर्जाइज करते हैं। मान लो तुमको गुस्सा आ गया, एकदम चरम खतरनाक वाला गुस्सा आ गया, तो अपने आप से देखो तुम्हारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, बॉडी के जो अलग अलग प्रोसेस हैं, वो एकदम एनर्जेटिक तरीके से चलने लगता है, ठीक है, मतलब बॉडी उसी हिसाब से एक्ट करने लगता है जब हमको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। जब मान लो गुस्से वाला नहीं, कुत्ता पीछे पड़ा है आपके, ठीक है, कुत्ता छोटा वाला, ठीक है, इतनी साइज का कुत्ता जो है वो पीछे पड़ा है, एकदम भूखा 4 दिन से, तब क्या करोगे, एकदम भाग रहे हो, बॉडी एनर्जाइज हो गया। तो उस टाइम पे सर वो तो हम सोच में समझ के भाग रहे हैं ना, पर वहां पर हमारी बॉडी में जो एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, तब आपका वहां पर सोच खत्म होता है, तब उसके बाद बॉडी का रिएक्शन शुरू होता है, बॉडी अपने हिसाब से जो एक्ट करता है, ठीक है। सो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक में कौन से नर्व्स काम करते हैं, जो बॉडी को एकदम अपोजिट है, रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है, मतलब जब आप बैठे हो तो बॉडी अपने आप शांत होने लगती है, आपको ये शांत नहीं करना पड़ता, बेटा शांत हो जा, हार्ट बीट कम हो जा, नहीं, अपने आप हो रहा है, वो पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। सो सिंपैथेटिक क्या करता है, अरोजेस द बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी, बॉडी को अरोज करना, एनर्जी खर्च करने के लिए। और ये क्या करता है, इट काम्स डाउन द बॉडी टू कंजर्व द एनर्जी, एनर्जी को, बॉडी को काम करेगा, एनर्जी को कंजर्व करेगा, बचा के रखेगा, सेव करेगा, पावर सेविंग मोड कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके टाइप्स बता देता हूं, मतलब टाइप्स मतलब कि इसमें क्या क्या होता है। सिंपैथेटिक में क्या होता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे हम आगे, बट थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं। सो इसको आप फाइट और फ्लाइट नर्व्स भी कह सकते हो। फाइट और फ्लाइट सिस्टम बॉडी को जब मतलब ये सब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई ना, फाइट, या तो फाइट करना या तो फ्लाइट, भाग जाओ, तो ऐसे टाइम पे क्या क्या होता है, आंखें देखो ये बड़ी हो जाती है, गुस्से में देखो ऐसा हो जाता है, इट डायलेट्स प्यूपिल साइज, देखो ये ब्लैक वाली कितनी बड़ी होगी,
यहाँ पर देखो शांत, जब मतलब अब देखो ये गुस्से वाला सिचुएशन और ये कूल डाउन वाला सिचुएशन, देखो यहाँ पर रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहा जाता है इसको। सो ये गुस्से वाले में क्या होता है, रिलैक्स। अब गुस्सा वाला बोल रहे हैं मतलब हमेशा गुस्सा ही मतलब यूज करना, कि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में और ये रिलैक्सिंग सिचुएशंस में। यहाँ पर देखो जो आईसाइट है, आईसाइट बोल रहा हूँ, जो प्यूपिल है उसकी साइज बढ़ गई है, छोटी हो गई। मतलब देखो गुस्से में आदमी कैसे दिखता है, फिर गुस्सा यूज किया उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अच्छा, इसके बाद इनहिबिट सलाइवेशन। इनहिबिट मतलब क्या होता है, स्टॉप्स। तो सलाइवेशन मतलब जब गुस्सा आएगा या जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो आप पकौड़े नहीं खाओगे बैठ के ना, तो बॉडी वैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, तब सलाइवेशन नहीं होगी। इसके बाद यानी क्या होगा, मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि जब आप एनर्जी में हो, जब अपना ऐसे भी होता है ना, हम जब काम में लगे होते हैं, काम में जब भिड़े होते हैं किसी में बहुत कॉन्सेंट्रेशन से, तब भूख नहीं लगती। तो बात यही है ना, ये भी एक चीज हो गई, थोड़ा सा मतलब रिलेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सलाइवेशन होती है जब आप शांत बैठे हो, रिलैक्स बैठे हो, बैठे बैठे क्या लगती है, भूख लग जाती है ना। तो ये इट स्टिमुलेट सलाइवेशन। स्टिमुलेट मतलब सलाइवेशन होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्सेस एयरवेज। कब, यहाँ पर ज्यादा हवा, ज्यादा एयर अंदर जाने के लिए लंग्स में, ठीक है, एयरवेज जो हमारे विंड पाइप है, जो भी एयर को ले जाते हैं लंग्स में, वो सब रिलैक्स होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर पहुंचे, ज्यादा ऑक्सीजन जाए, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, ज्यादा रेस्पिरेशन हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट एयरवेज, ठीक है। तो यहाँ पर तो एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं है, सेव करेगा, बॉडी पावर सेविंग मोड में है, तो एयरवेज को छोटा कर देगा ताकि ज्यादा ऑक्सीजन ना पहुंचे। इसके बाद इट इंक्रीजेस हार्ट बीट। होता ना, अरे भाई फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है, इंक्रीजेस हार्ट बीट। लेकिन जब आप बेड पे हो, जो आप रिलैक्स हो बैठे हो, स्लो डाउन द हार्ट बीट। यहाँ पर क्या होता है, इनहिबिट स्टमक एक्टिविटी। यहाँ पर जो डाइजेशन वाइजेशन प्रोसेस ना, वो सब स्टॉप, मतलब काफी कम रहता है जब एनर्जाइज रहता है बॉडी, ठीक है। और यहाँ पर जब आप खा पी के, इसलिए बोलता है थोड़ा खा लिया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो ताकि वो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो ढंग से हो, स्टिमुलेट्स स्टमक एक्टिविटीज। देन आगे देखते हैं सर, आगे क्या है, न्यूरॉन द नर्व सेल। अब हम यहाँ पर न्यूरॉन के बारे में देखेंगे, देन ब्रेन, देन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो न्यूरॉन के बारे में हमने 9th में भी देखा था। वैसे ये है अपना मेन सेल बॉडी न्यूरॉन का, है ना, दिस इज द मेन सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस हो गया उसका। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। एक्चुअली सेंसेशन, सेंस को ग्रैब करने के लिए यही चीज है डेंड्राइट्स, सेंसेशन यहीं से अंदर जाता है, ठीक है, सेंस रिसीव करने के लिए। ओके, देन ये हो गया अपना एक्सॉन, ये पूरा जो है यहाँ पर स्टेम की तरह, दिस इज एक्सॉन। और ये जो एंडिंग है, दिस इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। सो साइटोन, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। इसके अलावा ये न्यूक्लियस और ये डेंड्राइट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्किंग है। इसके अलावा ये माइलिन शीथ और सब दिखा सकते हैं, बट ठीक है, अभी फिलहाल 10th में चल जाएगा। आगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये तो मैंने बता दिया। एक तो सिस्टम से हमने क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व बता, अब न्यूरॉन की थोड़ा सा हम टाइप की बात करते हैं। सो न्यूरॉन में ऐसा न्यूरॉन जो बॉडी पार्ट से, देखना यहां पर, बॉडी पार्ट से सिग्नल को ले जा रहा है, कहां तक, टूवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है। मतलब कहीं भी नर्व अगर एसोसिएटेड है, जैसे मान लो ये हाथ पे नर्व एसोसिएटेड है, तो दो टाइप के होंगे, ठीक है, मतलब जोड़े में होंगे। एक होगा जो नर्व, यानी समझो बॉडी की वायरिंग, ठीक है, दे आर नॉट, काफी लोग ब्लड वेसल जो आर्टरीज वेन है उसको नर्व के, नहीं वो नहीं, वो अलग है, नस से नर्व बना देते हैं, वो अलग है, ठीक है। मुझे भी शायद ये थोड़ा कंफ्यूजन था इस टाइप पे, पहले छोटे था तब। ओके, सो पेयर में होते हैं न्यूरॉन्स जो वायरिंग है, ठीक है। कौन सी, एक होता है जो सिग्नल को बॉडी पार्ट से ब्रेन के टूवर्ड्स ले जाने का काम करता है, क्या समझो, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, फाइनली वो ब्रेन की तरफ एंड होगा, है ना। तो जो सिग्नल को, जो न्यूरॉन सिग्नल को बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाने के लिए बना है, वो सेंसरी न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन ब्रेन के डिसीजन को बॉडी में इंप्लीमेंट करने के लिए ले आ रहा है, मतलब ब्रेन से यहां जा रहा है सिग्नल, तो वो कौन से न्यूरॉन से जा रहा है, वो मोटर न्यूरॉन से। और बॉडी पार्ट से जो सिग्नल ब्रेन तक ले जाने के लिए न्यूरॉन है, वो है सेंसरी न्यूरॉन। सो सेंसरी न्यूरॉन ये करता है, यहां स्पाइनल कॉर्ड से आगे ब्रेन ही है इधर आगे, और मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से सिग्नल को बॉडी पार्ट तक ले जा रहा है। इजी समझ में आ गया होगा। सर एक और है रिले न्यूरॉन। ये जो रिले न्यूरॉन है, ये क्या है, रिले न्यूरॉन जो है वो
सेंसरी और मोटर के बीच में है ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर अलग यूज करूं, तो मान लो ये हुआ सेंसरी, ब्रेन तक सिग्नल ले जाने के लिए, ठीक है, और ये हुआ मोटर, ब्रेन से सिग्नल ले आने के लिए। लेकिन ये डायरेक्ट ब्रेन से तो कनेक्टेड नहीं है ना, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो यहाँ पर बीच में एक और न्यूरॉन है जो सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। उसका एक रिफ्लेक्स एक्शन में एक और इंपॉर्टेंट यूज है, वो मैं बताऊंगा अभी, आगे देखेंगे। बट ये जो सेंसरी और रिले के बीच में, सॉरी सेंसरी और मोटर के बीच में जो रिले रेस, पता होगा आपको कि यहाँ से मशाल लिया, यहाँ से यहाँ पे रुमाल, जो भी रहेगा रिले रेस में, एक बंदा यहाँ से यहाँ भाग के आता है, फिर दूसरा बंदा, उसके टीम का दूसरा बंदा, फिर जैसे भी ये इधर पहुंचेगा दूसरा बंदा निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर भी देखो सिग्नल यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, बीच में उनको कनेक्ट करने के लिए रिले न्यूरॉन, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए भाई। सो सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड देन मोटर न्यूरॉन, ओके। इसके बाद सर टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के टाइप की बात कर लेते हैं सर। सो ये आपको 5 सेंस ऑर्गन्स पता होंगे ना, ये वाले, ठीक है। ये हुए ईयर, नोज, ठीक है, स्किन, फिर उसके बाद आई, उसके बाद में टंग। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स के लिए अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स है। ऐसे न्यूरॉन्स जो साउंड को रिसीव करने के लिए बने, ऐसे न्यूरॉन जो ओडर या स्मेल सेंस करने के लिए बने, ऐसे न्यूरॉन जो टच फील करने के लिए, टच प्रेशर फील करने के लिए बने हैं, ऐसे न्यूरॉन जो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए बने हैं, ऐसे न्यूरॉन जो केमिकल्स को टेस्ट करने के लिए बने हुए, मतलब जो भी चीजें, फूड या न्यूट्रिएंट जो भी कह लो आप। सो पहला देखो थिग्मो रिसेप्टर, ये कहां होता है अपना, स्किन पे, ठीक है। थिग्मो ये वर्ड से याद रखना, दिस इज एसोसिएटेड टू टच, एक और बार यूज होगा ये आगे। सो थिग्मो रिसेप्टर, ये ऐसे रिसेप्टर न्यूरॉन्स है, ऐसे सेंसरी न्यूरॉन्स है जो यहां पर रहते हैं, जो स्किन में है, जो टच को यूज सेंस करने के लिए बने हैं, ठीक है, टच। इसके बाद में गस्टेटो रिसेप्टर, गस्टेटो इज टर्म यूज फॉर टेस्ट, तो यहां पे याद रखना गस्टेटो किस लिए यूज हुआ, टेस्ट। तो ऑब्वियसली कहां पर रहेगा, टंग के अंदर जो न्यूरॉन है, जो टेस्ट बड्स है हमारे जीभ पे, वो एक्चुअली कौन से हैं, गस्टेटो रिसेप्टर्स है, गस्टेटो रिसेप्टर न्यूरॉन कह लो आप। और कौन से सेंसरी न्यूरॉन्स है, फोटो रिसेप्टर, फोटो ये वर्ड लाइट के लिए यूज होता है, तो हमारे आंखों में जो लाइट सेंस कर लेंगे जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो है फोटो रिसेप्टर्स। देन वी हैव ऑडियो रिसेप्टर, ऑडियो वर्ड से याद आया सर, ये तो ये है साउंड को कैप्चर करने के लिए जो न्यूरॉन्स हैं, है ना, जो वाइब्रेशन को कैप्चर कर लेता है, उसको साउंड के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। तो यहां पर जो सेंस करने के लिए न्यूरॉन है कान में हमारे, वो ऑडियो रिसेप्टर। एंड देन वी हैव ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, आपको ऑल्फैक्टरी वर्ड अगर किसी ने एसिड बेस चैप्टर पढ़ा तो उनको पता होगा। ऑल्फैक्टो ये वर्ड रिलेटेड टू ओडर या स्मेल है। तो ऑब्वियसली हमारे नाक में जो रिसेप्टर्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए बने हैं, वो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो 5 टाइप के याद रखना, इसमें कंफ्यूजन, इसको अच्छे से याद रखना है। पहला है थिग्मो रिसेप्टर, जो हमारे स्किन में है, टच के लिए सेंस करने के लिए। फिर गस्टेटो रिसेप्टर, ये कौन सा न्यूरॉन है, ये वो सेंसरी न्यूरॉन है जो हमारे जीभ में है, टेस्ट के लिए, टेस्ट से एसोसिएटेड, टंग के अंदर। फिर फोटो रिसेप्टर आई में प्रेजेंट है, लाइट सेंस करता है, ठीक है। ऑडियो रिसेप्टर ईयर में प्रेजेंट है, साउंड सेंस करता है। ऑल्फैक्टो रिसेप्टर नोज में प्रेजेंट है, स्मेल सेंस करता है, ठीक है सर। ये तो बढ़िया आ गया, समझ में आ गया। आगे देखते हैं सर, मजा आ जाएगा। ओ हो क्या बात है, ह्यूमन ब्रेन, अब आएगा मजा। ह्यूमन ब्रेन द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, बात तो सही है सर। अब देखो थोड़ा सा मैं यहां पर ये जो बता रहा हूं ये थोड़ा सा एडिशनल है, बट मजा आएगा देखने में। हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक अपने आप में जबरदस्त चीज है यार। मतलब क्या लगता है, नेचर की क्या खोज है ये, नेचर की खोज। देखो यहाँ पर ब्रेन के को मैं वैसे ना 2 हिस्सों में अज्यूम कर सकते हैं, ये राइट हेमिस्फीयर, दिस इज लेफ्ट हेमिस्फीयर। यहाँ ना उल्टा दिखाया है मैंने थोड़ा। अब मैं जब ऐसे जब मैं उल्टा हूं ना, तब समझो ये हो गया अपना राइट, ठीक है, ऐसे में दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे नहीं दिखाते। नॉर्मली हम जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो ऐसे, ये होता है अपना राइट। कंफ्यूज नहीं होना इसलिए बोल रहा हूँ, नॉर्मली कोई भी पार्ट पढ़ोगे ना आप, तो ये हो गया अपना राइट, क्योंकि दिस इज माई राइट, ये हुआ लेफ्ट, ठीक है। बट यहां पर ये इस केस में डायग्राम जैसा दिया है उसमें ऐसा दिखाया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
ओके तो पेज में हम नॉर्मली जब लिखते हैं भाई राइट साइड में डेट लिखो, लेफ्ट साइड में जो भी है ऐसा, ठीक है। सो ये राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर, देखो क्या क्या है, देखो क्रिएटिविटी के लिए नॉर्मली यहाँ पर यूज हो रहा है, आर्ट, क्रिएटिविटी, और क्या है मैं बताऊंगा। और लेफ्ट में देखो कैलकुलेशन, ठीक है, और क्या क्या चीजें वो देख लो यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखो। अब जो अपना लेफ्ट पार्ट है वहां पर मेनली क्या क्या होता है, एनालिसिस, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स याद रखते हैं हम इसमें, मैथ करते हैं भाई, जो आप देखो लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट पार्ट यूज हो रहा है ना। ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग है, समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है, वो वाली बातें। फिर क्रिएटिविटी के लिए अपना राइट साइड ऑफ द राइट हेमिस्फीयर, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, कोई चीज का हमको ऐसा अंदाजा लग जाता है ना, पहले से ही कुछ ऐसा भनक लग जाती है ना, सो दैट थिंग, आर्ट, क्रिएशन, अगेन दैट क्रिएटिविटी। इसके बाद फीलिंग, इमेजिनेशन, तो ये सब चीजें जो है ये जुड़ी हुई है अपने राइट ब्रेन से, ठीक है। नाउ दिस इज फैक्ट, ये ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एनसीईआरटी में दिया, थोड़ा सा एडिशनल चीज मैंने आपको यहाँ बताई है। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में ऐसी चीजें आपको काम आती है कि नहीं आती, थोड़ा सा आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अच्छा, ब्रेन के बारे में हमने ये तो देखा कि भाई इट इज अ मेन थिंग इन पार्ट ऑफ द बॉडी, और फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे आगे, डोंट वरी, ओके। इसके बाद राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो अब यहां पर क्या दिया, ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। ये बात आपको पता थी कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो मेनली हमारे बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो मेनली हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। मतलब ऐसे काफी टाइम हुआ है, मतलब आपने अगर किसी को थोड़ा पता हो कि जब ब्रेन का किसी का एक्सीडेंट हुआ मान लो ऐसे, तो ब्रेन का ये हिस्सा डैमेज हुआ ना, तो उससे अगर समझो पैरालिसिस हाफ होती है, तो यहाँ डैमेज होने से यहाँ पर होता है, और अगर यहाँ डैमेज हुआ तो यहाँ पर होता है। तो मतलब ये अपोजिट वायरिंग है दिमाग में, दिमाग की, याद रखना। ये वाला ब्रेन का हिस्सा इधर का पार्ट कंट्रोल करता है, और ये वाला ब्रेन का हिस्सा इधर का पार्ट कंट्रोल करता है। सर आगे देखते हैं, सर आगे देखते, तो शुरू यहाँ से करेंगे हम। व्हाट एग्जैक्टली, देखो ब्रेन के अब यहाँ पर तीन मेन पार्ट्स जो हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। नॉर्मली हम देखें तो फोर ब्रेन यानी कि जो हमारा ये फ्रंट वाला जो हिस्सा है, दिस इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एकदम सेंटर में, और हाइंड ब्रेन, ठीक है, पीछे के साइड में, ओके। अब हम यहां पर अगर देखें एग्जैक्टली इसके डायग्राम को, तो इसका डायग्राम इजीली कैसे बनाएं, इसके लिए मैंने ड्रॉ करके बताया है। तो आप हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन ब्रेन एड्यू मंत्रा सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली अब देखो यहाँ पर मेन पार्ट्स क्या क्या हैं। तो फोर ब्रेन कहीं अगर, तो उसका जो ये वाला जो ब्रेन का सबसे मेजर, सबसे ज्यादा वाला पोर्शन है ये फोर ब्रेन में, किस चीज का है, वो सेरिब्रम। तो ये कह सकते हो फोर ब्रेन में मेनली क्या है, सेरिब्रम है, ओके। अच्छा, ये सेरिब्रम को ड्रॉ करने का एक बेसिक तरीका आपको बता दूं तो मेंढक की पैर की तरह, ये एक सी बना दिया और ये उल्टा सी बना दिया, फिर सीधा सी बना दिया, फिर उल्टा सी बना दिया। आप ऐसे भी ड्रॉ कर लोगे ना, काम चल जाएगा, ठीक है। जहां मोड़ना है, जहां घुमाना है, उस हिसाब से इसी को लेते जाओ, सीधा सी, उल्टा सी, ओके। तो अब यहाँ पर जो ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, वो एक्चुअली स्कल कहलाता है, या तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेनियम, ठीक है। अब ये मिड ब्रेन वाला हिस्सा है, दिस इज हाइपोथैलेमस, ये वाला पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ओके। देन वी हैव हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, देखो ये पॉन्स है, दिस इज पॉन्स, ये वाला है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं, मेड्यूला भी कह सकते हो आप ऐसे। और ये जो फूल गोभी की तरह दिख रहा है ना, दिस इज सेरिबेलम, ठीक है, सेरिब्रम और ये सेरिबेलम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये फोर ब्रेन का पार्ट है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन। अब ऐसा है कि इसको बड़ा मेंदू कहते हैं, मराठी में इसको बड़ा मेंदू कहते हैं, और ये वाला जो है दिस इज योर छोटा मेंदू, इसको छोटा मेंदू बोलते हैं, ओके। और ये सेरिबेलम, सॉरी दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्टेम सा निकला है दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ओके, द मैनेजर ऑफ द ब्रेन। देखेंगे आगे उसके बारे में। वैसे ये समझ लो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब यहाँ पर इसके फंक्शन देखते हैं गाइस, ओके।
सो स्टार्टिंग विथ पहले हम इसका प्रोटेक्शन देख लें। प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं भाई, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ओके, उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे। सो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है ब्रेन को, देखो अब ये जो हमारा मेन पार्ट है क्रेन, जो हमारा सेरिब्रम, उसके ऊपर देख सकते हो। और ओवरऑल भी ये किससे प्रोटेक्टेड है, तो एक बोन होता है जिसको हम क्रेनियम या स्कल बोन कहते हैं। ठीक है, स्कल बोन तो है, पर ये तो वही बात हो गई, इतने डेलिकेट चीज़ को हमने खाली एक खोपड़ी, एक मतलब इतने हार्ड ऑब्जेक्ट में बंद कर दिया, तो ये कोई यही उसको हार्म कर सकता है। समझो आपने कोई झटके से कहीं जंप कर रहे हो, कहीं ऊपर नीचे कहीं मूवमेंट कर रहे हो, तो उस टाइम पे इतनी डेलिकेट जो हमारी ब्रेन है वो स्कल से टकराती रहेगी, उसको वैसे ही झटका लग के चोट लगता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज इट इज़ जस्ट लाइक कि मतलब एक गाड़ी के डिक्की में हमने किसी आदमी को बंद करके और गाड़ी को बहुत तेज़ चला रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, वैसे ही उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, उसको कोई कुशन तो मिला ही नहीं। तो यहाँ पर भी ज़रूरी है कि ब्रेन को वो कुशन मिले। तो देखो ये जो बोनी कवरिंग है, जो स्कल है, एंड दिस इज द क्रेनियम, तो इसके बीच में भी यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स है उसको क्या कहा जाता है, क्रेनियल मेनिंजेस, याद रखना। ठीक है, तो कितने मेम्ब्रेन्स हैं, कितने मेनिंजेस हैं, तो यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन्स है। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला लेयर है, उसको बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पाया मैटर। तो ये 3 लेयर, 3 मेम्ब्रेन, या कह सकते हो 3 लैमिनेशन को मिला के हम क्या कहते हैं, इसको मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाला ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नॉइड मैटर, और फिर पाया मैटर। और ये जो एरेक्नॉइड के नीचे देखो यहाँ पर, या पाया मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो ये स्पेस है, इसमें भी एक खास फ्लूइड भरा होता है जिसको CSF कह सकते हो। क्या है वो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ये जो सब एरिकनॉइड स्पेस है, एरिकनॉइड के नीचे वाला जो स्पेस है, उसके अंदर वो फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, ये तो ब्लड वेसल है वैसे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना कि ब्रेन को खाली इतना डेलिकेट है कि इसको सिर्फ बोन में बंद करने से, स्कल में बंद करने से काम नहीं चलेगा। तो ज़रूरी है कि भाई जो उसको एक कुशन भी दिया जाए, एक शॉक अब्जॉर्बर का भी उसको कुशनिंग दिया जाए। इसलिए स्कल और ब्रेन के बीच में 3 लेयर्स होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। इसमें भी एरेक्नॉइड के नीचे, यानी कि एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाम से ही देख लो, सेरिब्रो क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पाइनल क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को भी यही प्रोटेक्ट करेगा, एंड फ्लूइड। ठीक है, तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा है। फ्लूइड से क्यों भरा हुआ है, कि जैसे मतलब मान लो ना कि आप एक कुशन करने का काम करेगा, अब ये फ्लूइड से भरा हुआ है तो शॉक अब्जॉर्बर जो है उस तरीके से बिहेव करेगा, तो ब्रेन को झटके नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से ब्रेन जो है ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेक्टेड है। ओके, आगे देखें सर, फोर ब्रेन। तो अब यहाँ पर फोर ब्रेन के बारे में समझ लेते हैं, उसके फंक्शन को देख लेते हैं। फोर ब्रेन देखो, आपको चाहे आ जाए कि गिव द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, या ये आ जाए कि गिव द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, तो कंफ्यूज नहीं होना, भ्रम में नहीं आना, क्योंकि फोर ब्रेन, सेरिब्रम, ठीक है, फोर ब्रेन का एक ही मेजर पार्ट है सेरिब्रम, और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उस मेजर पार्ट का फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं हम। सो इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है फोर ब्रेन, और उसके अंदर क्या है, सेरिब्रम है। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो कि फोर ब्रेन का एक जनरल फंक्शन मैं इतना कह सकता हूं कि ये बॉडी के मोस्ट ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस को, या वॉलंटरी जो भी फंक्शंस होते हैं उसको ये अंजाम देता है। वॉलंटरी यानी क्या, जो हमारी विल से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम हमारी समझ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये लिखना, क्लैपिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सब क्या है, ये सब वॉलंटरी है। हम सोच समझ के इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको वॉलंटरी कहा जाता है। तो जो भी वॉलंटरी एक्शंस है उसका जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है, फोर ब्रेन के पास। ठीक है, सो देखते हैं फंक्शन क्या है इसका। पहला, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सोच समझ के जो भी चीजें हम करते हैं वो फोर ब्रेन से होता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शन, अभी बताया मैंने। ओके, स्टोर्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने में एक्सपर्ट है। जो मेमोरी होती है वो इसी पार्ट में है, फोर ब्रेन में। ओके, इट रिसीव्स
सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। मतलब सेंसरी इंपल्सेस यानी क्या, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है। समझो मान लो कि हम आई इज 1 सेंस ऑर्गन, तो हमने कोई चीज़ देखी, तो जैसे मान लो अब मैंने ये चीज़ दिखाई, तो आपकी आंखों ने इसको देखा और सिग्नल भेजा नर्व्स के थ्रू, ब्रेन तक गया। कौन से हिस्से में गया? फोर ब्रेन में। वहाँ पर प्रोसेस हुआ कि भैया ये क्या है, देखी हुई चीज़ लग रही है। वहाँ पता लगा कि भाई ये मार्कर है। तो क्या है, जो सेंसरी जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स है, सभी सेंस ऑर्गन्स की जो रिसेप्शन पॉइंट्स है वो फोर ब्रेन में ही है, अलग अलग हिस्से में है, ठीक है, लेकिन वो फोर ब्रेन में ही है। देन सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, ये जो फोर ब्रेन है, हमको जो भूख लगती है, जो सेंसेशन होता है, वो सब भी फोर ब्रेन के हिस्से में ही है। तो ये फोर ब्रेन का फंक्शन ध्यान से देख लेना। इसके बाद देखेंगे फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का, अब देखो यहाँ पर हमको एनसीईआरटी की बात करें ना, तो हमको स्पेशली मिड ब्रेन का एज सच नहीं दिया, ठीक है, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स का दिया हुआ है। ओके, तो कंबाइनली अगर हम कहें तो मिड और हाइंड ब्रेन का मैं कंबाइनली कह सकता हूं कि ये जो हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस को संभालने का काम किसका है? मिड और हाइंड ब्रेन का। वॉलंटरी एक्शंस फोर ब्रेन संभालता है मोस्टली, और इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो मिड और हाइंड ब्रेन संभालता है। ओके, सो लेट्स सी। अब आपको हाइंड ब्रेन का दिया है तो वही देख लो कि यहाँ पर सेरिब्रम है, मेड्यूला है, पॉन्स है, क्या क्या फंक्शन है। सेरिब्रम का देखो क्या दिया है। सेरिब्रम क्या है? इट कंट्रोल्स, ये जो फूल गोभी वाला पार्ट जिसको हमने छोटा मेंदू कहा, क्या करता है ये बॉडी के बैलेंस को संभालता है ना। जैसे हम इरेक्ट पोस्चर में खड़े हो पाते हैं, सीधी लाइन में चल पाते हैं, साइकिलिंग स्ट्रेट लाइन में कर पाते हैं, ठीक है, जब लिखते हैं तो एक लाइन एक ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। तो ये सब जो प्रेसिशन वाला काम है, बॉडी बैलेंसिंग वाला काम है, ठीक है, ये सेरिब्रम संभालता है। इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, द प्रेसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। जो भी वॉलंटरी एक्शन हम करते हैं उसकी प्रेसिशन, जैसे मैंने कहा वॉकिंग इज वॉलंटरी एक्शन जो फोर ब्रेन संभालता है, लेकिन वॉकिंग इन एग्जैक्टली दैट स्ट्रेट लाइन ये कौन संभालता है? ये प्रेसिशन कौन संभालता है? ये सेरिबेलम संभालता है, ठीक है। एग्जाम्पल, पेकिंग ऑफ अ पेंसिल, राइडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग इन एक पोस्चर, ये सब, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेड्यूला की। तो ये मेड्यूला वाला हिस्सा ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। कौन से? लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, है ना। ब्लड प्रेशर तो अपने आप कंट्रोल, हम थोड़ी ना कंट्रोल करते अपनी विल से कि भाई रोक दिया ब्लड प्रेशर, ब्लड अब नहीं चल रहा, ये नहीं कर सकते। सलाइवेशन, कोई चीज़ को देख के, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ है देख के और सलाइवा, है ना, मुंह में पानी आ जाता है, तो ये हम थोड़ी जानबूझ के करते हैं, वो तो हो जाता है ना। सो ये सब मेड्यूला संभालता है। वॉमिटिंग भी, इवन उल्टी आना। और इसके बाद पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये क्या संभालता है? ये भी इनवॉलंटरी एक्शन संभालता है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, लोग बोलते हैं हम अपनी ब्रीथिंग को रोक सकते हैं, ठीक है, बट एक पॉइंट के बाद आपको पता होगा, ये फैक्ट है कि यू कैन नॉट डाई बाय स्टॉपिंग योर ओन ब्रीथ। खुद के ब्रीथ पर सांस को रोक के और मर सकते हैं, वो एक पॉइंट के बाद वो इनवॉलंटरी है। ओके, सो जो पॉन्स है वो ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट संभालता है। ओके गाइज, अब ये तो हो गया ब्रेन का। अब आ रहे हैं हम स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ लो कि भैया जो ब्रेन है ना, ब्रेन वो हमारी बॉडी का, हमारा बॉडी एक फैक्ट्री है, एक बड़ा सा, जिसका वो मालिक है। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का, इस फैक्ट्री का मालिक है। और इसमें बॉडी में जो छोटे छोटे हिस्से हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, हाथ पैर, जो भी आप समझ लो, ये सब इसके वर्कर्स हैं, इसके गुलाम हैं, ठीक है। तो मतलब ये सब लोग ब्रेन के लिए काम करता है। और यहाँ पर ब्रेन को एक मैनेजर की ज़रूरत है कि भाई वो वर्कर से प्रॉपर काम करवा सके। और वो मैनेजर कौन है? वो मैनेजर है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर इस मालिक को कोई बात अपने वर्कर्स को कहनी है तो वो सीधे नहीं कहेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड को बोलेगा, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज जो है वो अपने वो फाइनली वर्कर्स तक पहुंचाएगा। समझ रहे हो?
वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इफ द ब्रेन वांट्स टू कम्युनिकेट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो कम्युनिकेशन कराएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर किसी पार्ट में पेन है या किसी बॉडी ऑर्गन में कुछ दिक्कत है, तो वहां से सेंसेशन कैसे जाएगा, वो सेंसेशन भी कहां से जाएगा, वो स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा। भले ही उसको भेजना ब्रेन को है, पर सीधे नहीं भेज सकता कि ओ भैया सुनो, नहीं, वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा और स्पाइनल कॉर्ड फिर फाइनली वो सिग्नल को ले जाएगा ब्रेन तक। यानी ये जो इंटर कम्युनिकेशन है बिटवीन ब्रेन एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ऑल कंप्लीटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ये मैनेजर के थ्रू जाएगा। पहला फंक्शन यही है, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को यानी पूरे पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। सो इट इज लाइक अ मैनेजर, लिखना मत एग्जाम में। इसके बाद अब देखो यहां पर एक बहुत जबरदस्त, ऐसा नहीं कि आपको अब ये लेकिन आता है एमसीक्यू में, मैंने देखा है ये काफी सैंपल पेपर्स और बुक्स में अब आ चुका है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, उससे अलग अलग नर्व्स निकलते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि इस हाथ में जो नर्व्स जा रहे हैं, तो कोई भी नर्व जाता है तो पैर में जाता है। क्यों पैर में? मान लो यहां पर एक नर्व गया है तो पैर में जा रहा है। कैसे? एक नर्व उसमें क्या करेगा, ब्रेन से सिग्नल यहां तक ले आएगा, और दूसरा नर्व क्या करेगा, जो दूसरा नर्व होगा उस जोड़े में, वो यहां के सिग्नल को ब्रेन तक ले जाएगा। मतलब एक ही वायर दो काम नहीं करती, हर जगह पे पेयर होगा, दो जोड़ी, मतलब एक जोड़ी होगा, दो वायर्स होंगे, दो नर्व्स होंगे, ठीक है। एक नर्व क्या करेगा, यहां के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाएगा, दूसरा नर्व क्या करेगा, इधर के सिग्नल को या ब्रेन के सिग्नल को यहां तक ले जाएगा, ठीक है। तो एक टुवर्ड्स द पार्ट कैरी करता है सिग्नल और दूसरा फ्रॉम द पार्ट टुवर्ड्स द ब्रेन। तो यहां पर याद रखना, जो ब्रेन के इंफॉर्मेशन को बॉडी तक ले जाता है उसको मोटर नर्व कहते हैं, और जो बॉडी के इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है उसको सेंसरी नर्व कहते हैं। वैसे मैं आगे उस पॉइंट पे आऊंगा, पर याद रखना कि यहां से सिग्नल अगर जाएगा ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, तो यहां से जा रहा है तो वो सेंसरी नर्व है, और जो नर्व यहां से सिग्नल को पार्ट्स तक ले जा रहा है वो मोटर नर्व है, ठीक है। तो यानी नर्व जोड़े में होते हैं। तो पूरे बॉडी में अगर हम बात करें अगर ह्यूमन बॉडी की, तो देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। हम क्रेनियल नर्व्स की बात नहीं कर रहे जो ब्रेन से निकलता है। स्पाइनल कॉर्ड से कितने जोड़े निकले हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड से? 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं, ठीक है, थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। याद ना, ये एमसीक्यू के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन स्पाइनल कॉर्ड का एक और फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो है रिफ्लेक्स एक्शन। सर ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या, अजीब सी चीज बता दी आपने। रिफ्लेक्स का मतलब होता है वेरी क्विक, इंस्टेंट, इमीडिएट, ठीक है, तुरंत वाली चीजें, मतलब हमको पता भी नहीं चली और झट से हो गई, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है रिफ्लेक्स एक्शन। यस, रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज अ क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब बाहर से जो भी एक्शन आया उसके लिए जो बॉडी रिस्पॉन्स करता है, रिएक्शन देता है बहुत ही सडन वे में, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। कोई गर्म चीज के ऊपर, एकदम खतरनाक गर्म चीज है, अगर गलती से भी हमने, मतलब वहां नहीं भी देख रहे हैं, गलती से अगर टच हुआ तो एकदम झटके से जो हम हाथ निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो जो एक्शन है, मतलब ऑब्वियसली ब्रेन को डिसीजन लेना है, पर ऐसे में शायद नुकसान हो सकता है हाथ को, तो वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करने के लिए ब्रेन ने उतनी अथॉरिटी स्पाइनल कॉर्ड को दे रखी कि भाई ऐसी अर्जेंट चीजों में मेरे को मत बोला कर। वो मैनेजर का भी कंपनी में यही काम होता है कि भाई देखो कंपनी में आग लग रही है ना, पहले बुझा तब मेरे को कॉल कर देना। ऐसा नहीं कि तू मुझे कॉल करेगा और मेरे रिस्पॉन्स पे ही काम करेगा, नहीं, ठीक है। तो यहां भी वही है कि स्पाइनल कॉर्ड को यहां पर डिसीजन आप खुद लेना है अब, ठीक है, ऐसी चीजों में, अर्जेंट चीजों में। अब ये नी जर्क से आप हम समझते हैं इसको, ठीक है। देखो यहां पर ये घुटने के जस्ट नीचे, नी कैप के जस्ट नीचे पे हथौड़ी मारा जाता है। देखो ये पैर है ना, ऐसा बंदा नहीं, ऐसा नहीं कि बंदा घुमा रहा है, बंदा मूव कर रहा है, उसकी आंखों पे पट्टी भी लगी रही है ना, जैसे ही लगी वो अपने आप पैर मूव करता है। ये एक जबरदस्त मतलब इफेक्ट है। आप मतलब यूट्यूब पे आपको कई वीडियोज इस पर मिल जाएंगे। नी जर्क एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक जबरदस्त एग्जांपल है। देखो जैसे ही उसके पैर के वो वाले पॉइंट पे उसको हिट किया है,
वो पैर अपने आप रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि ब्रेन को पता नहीं चला होगा, लेकिन पहले ये एक्शन हो गया, उसके बाद में ब्रेन तक ये सिग्नल गया है। ठीक है, मैं आपको इस एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा ये भी। ओके, सो रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं सर? ये तो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं? तो जो पाथवे है इस पूरे सिस्टम को दिखाने के लिए, जो पाथवे यूज करते हैं, जो डायग्राम हम यूज करते हैं, ठीक है, वो पाथवे को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इसका डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। ठीक है, ये वाला। तो इसमें देखो, अब यहां पर ये गर्म चीज को यहां से सेंसेशन गया, कहां पर गया? स्किन में। तो स्किन को क्या कहेंगे? स्किन को बोलेंगे रिसेप्टर, क्योंकि ये रिसेप्शन, रिसीव कर रहा है ये इंफॉर्मेशन, जो भी नॉट इंफॉर्मेशन लेकिन जो सेंस है उसको रिसीव यहीं से हुआ, उसके लिए इसको रिसेप्टर कहते हैं। अब ये जो नर्व से गया है, आई यूज अनदर कलर, ठीक है, ये जो नर्व से सिग्नल लेके गया, उस नर्व को क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि ये बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाने वाला नर्व है। सो इस न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन बोला गया। ठीक है, और अब देखना यहां पर, क्योंकि ये सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स वाली चीज है, इसलिए यहां पर क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड को खुद डिसाइड करना है कि भाई इसमें क्या करना है, हाथ को हटाना पड़ेगा वहां से। तो स्पाइनल कॉर्ड ने वो डिसीजन इस न्यूरॉन के थ्रू यहां से भेज दिया। तो जिस न्यूरॉन से अब ये जा रहा है इंफॉर्मेशन, ताकि वहां के मसल्स को बताया जाए कि हाथ मूव करो, मूवमेंट के लिए मसल्स ही काम आता है। ठीक है, तो उस न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। समझ रहे हो? जो सेंस को ले गया टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, वो सेंसरी न्यूरॉन, और जो स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ले जा रहा है बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अच्छा, सेंसरी और मोटर के बीच में जो रिले एक्शन करता है, यहां से इंफॉर्मेशन लिया, यहां दिया, तो जो रिले एक्शन करता है उसको रिले न्यूरॉन कहते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन फ्रॉम द बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड्स बॉडी पार्ट, और रिले जो है वो उनके बीच का कनेक्शन। ओके, और अगर स्किन रिसेप्टर था, स्टिमुलस का रिसेप्टर था, तो यहां पर मसल्स क्या है? मसल्स आर द इफेक्टर, जो क्योंकि उसके ऊपर रिएक्शन मसल्स को ही देना है। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड इफेक्टर। ओके, अब यहां पर देखो, तो यहां पर डिसीजन किसने लिया? स्पाइनल कॉर्ड ने। बट इसका यह मतलब नहीं कि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। मीनवाइल ये जो यहां पर सिग्नल भेज रहा था, उसके साथ में उसने ब्रेन तक भी भेज दिया। ठीक है, तो मतलब इसने अपना काम भी कर लिया, और जब ये ब्रेन तक सिग्नल जाएगा तब जाएगा। अब इसका ये क्यों होता है? ऑब्वियसली बॉडी ने अपने आप को बचाने के लिए सिस्टम बनाया कि टाइम और कम लगे। वैसे ये फास्ट है अपने आप में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स वैसे ही फास्ट होता है, लेकिन और फास्ट करने के लिए यहाँ पर वो टाइम लैग को बचाया गया है। ठीक है, इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये हो गया रिफ्लेक्स आर्क। इस डायग्राम को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। सर ये ऐसा कैसा स्पाइनल कॉर्ड दिखाया है तो ऐसा ही, बस उसको कट करके साइड से दिखाया गया है। ठीक है, सो ये सडन वाली जो मूवमेंट्स होती, सडन वाले जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, जो बहुत इमीडिएट, बहुत ही मतलब डेंजरस हो सकते हैं, जिसका अगर ये ना किया जाए, तो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्स एक्शन इज। अब यहाँ पर साइनैप्स क्या होता है सर? साइनैप्स यहाँ पर देख सकते हो आप कि देखो, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, बीच में गैप है। तो सपोज दिस इज वन न्यूरॉन एंड दिस इज द सेकेंड न्यूरॉन, बीच में गैप है। इस गैप को ही क्या बोलते हैं? साइनैप बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखना क्या दिया है। इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। देखो, इसके नर्व एंडिंग और इसके डेंड्राइट के बीच में जो गैप है उसको साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, हियर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। मतलब अब ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट कर सकता है ना, यानी यहां से यहां तक सिग्नल तो जा सकता है, पर ये सिग्नल, अब ये तो पार्ट गैप है, साइनैप्स है। ठीक है, तो अगले वाले वायर तक कैसे जाएगा? अगले वाले न्यूरॉन तक कैसे जाएगा? तो एक्चुअली यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस एंड तक पहुंचेगा, वो फटाक से एक रिएक्शन कर देगा। इट सेट्स अ केमिकल रिएक्शन, सेट्स अ केमिकल रिएक्शन। इस हिस्से में वो रिएक्शन सेट कर देता है, जिससे क्या हुआ? बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल हियर इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल एंड फर्दर अगेन इट इज, क्योंकि केमिकल सिग्नल से अब यहां से यहां पहुंचेगा, और यहां से फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में वो आगे जाएगा। या अगर एक और मैं तरीके से बताऊं तो हुआ क्या, देखो,
एक न्यूरॉन के स्टार्ट से एंड तक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में गया, उस सिग्नल जैसे ही एंड तक पहुंचा है उसने यहां पर एक रिएक्शन सेट किया, केमिकल रिएक्शन सेट किया उसी सिग्नल ने, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन दिस साइनैप्स बिकम कंडक्टिंग। वो जो साइनैप्स है वो खुद कंडक्टिंग बन गया, और कंडक्टिंग बन गया तो अब क्या है, अब आसानी से सिग्नल आगे जा सकता है। तो इस तरीके से साइनैप्स को पार करता हुआ सिग्नल जो है वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, सो जैसे ही वो सिग्नल पहुंचता है नर्व एंडिंग तक, वो एक रिएक्शन सेट करता है इन द नेक्स्ट गैप, दैट इज साइनैप्स, एंड बाय दैट रिएक्शन दैट पार्ट बिकम्स कंडक्टिंग, और सिग्नल जो है वो आगे वाले न्यूरॉन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया अपना रिफ्लेक्स एक्शन। कमिंग टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, तो हमने अब तक जो पढ़ा है उसके ऊपर हिसाब से हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्सेज कितने टाइप के होते हैं सर, जो हमारा बॉडी जो मूवमेंट करता है, जो भी हम चीजें करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। एक तो है वॉलंटरी, दूसरा है इनवॉलंटरी। जैसे ये मैं चल रहा हूं, ये क्या है, ये वॉलंटरी है। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है, वॉलंटरी है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये वॉलंटरी है। लेकिन जो मेरे अंदर हार्ट बीट चल रही है, जो डाइजेशन चल रहा है, जो सर्कुलेशन चल रहा है, जो ब्लड प्रेशर है, वो सब क्या इनवॉलंटरी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ वॉलंटरी इनवॉलंटरी चीज नहीं है हमारी बॉडी में, एक और हमने अभी क्या पढ़ा, रिफ्लेक्स एक्शन भी हमारी बॉडी में एक जबरदस्त फिनोमिना है जो चलता है। जब कोई अर्जेंट इमीडिएट चीज होती है तो उसमें बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन भी शो करता है। ठीक है, तो ये सब रिस्पॉन्सेस हमारी बॉडी के हो गए। आगे सर नेक्स्ट, ओके, तो यहां पर हम कंप्लीट करते हैं हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब आ रहा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, बहुत आसान है, बस ध्यान से देखते जाओ। तो इसमें प्लांट्स का पहले देख लेंगे, फिर आएगा एनिमल हार्मोन्स का, या ह्यूमंस के हिसाब से हम बात करने वाले। ठीक है, देन प्लांट हार्मोन्स। सर जी प्लांट हार्मोन में क्या बोलते हैं प्लांट हार्मोन को, प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। याद रखना, फाइटो हार्मोन्स, फाइटो यानी प्लांट्स, तो प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स में ना हार्मोन ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करते, बस ग्रोथ से रिलेटेड होता है। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेशन के काम में आता है प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, या तो ग्रोथ कराएंगे या तो ग्रोथ को स्टॉप करेंगे। तो इसलिए दो टाइप्स बन जाते हैं इसके, एक जो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं जो ग्रोथ कराएंगे, एक ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिट मतलब कंट्रोल करना, स्टॉप करना एक तरीके से, तो ये स्टॉप कराएंगे। ओके, ग्रोथ प्रमोटर्स में क्या है, ऑक्सिन, गिबरेलिन या जिबरेलिन जो सिखाया गया आपको, साइटोकिनिन। ठीक है, ये तीन जो है ग्रोथ प्रमोटर्स आपको दिए हैं 10th क्लास में। और ग्रोथ इनहिबिटर्स में एप्साइसिक एसिड और इथाइलिन, एप्साइसिक एसिड एंड इथाइलिन। ओके, तो इसमें ऑक्सिन की पहले हम थोड़ा बात चर्चा कर लेते हैं। ओके, अब वैसे यहाँ पर इसका देखो पिक्चर यहाँ दिखाया गया है कि ग्रोथ इनहिबिटर वाले में जैसे पत्तों का झड़ना, तो पत्ते झड़ रहे हैं मतलब ये ग्रोथ थोड़ी हो रहा है, ग्रोथ को स्टॉप करने का काम है ना, ग्रोथ को स्टॉप करने का काम है। वहां पर लाइट की डायरेक्शन में प्लांट का ग्रो होना, पता होगा आपको वो रूम वाला एक्सपेरिमेंट, यहाँ एक कमरा है मान लो, उसमें पूरा अंधेरा है, एक खिड़की लगी है जहां से लाइट जा सकती है रूम में, और यहाँ एक पौधा लगा हुआ है। तो ये पौधा जो है ना वो बेंड करके ग्रो कैसे करता है कि वो बेंड करके और खिड़की से निकल जाए, वो लाइट की डायरेक्शन में कैसे वो बेंड हुआ, ग्रो हुआ। सो वो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन। अब मैं यहाँ पर बेसिकली वो किसका एक्शन है ये जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज ऑफ ऑक्सिन। देखना इस चीज को, जैसे ऑक्सिन जो है ना, देखो ये रेड वाले पॉइंट्स में जो दिखाया है, मान लो ये ऑक्सिन हार्मोन्स और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बेसिकली ये सेल इलोंगेशन करते हैं, याद रखना सेल इलोंगेशन करते हैं ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ऑक्सिन है, जब सामने लाइट फ्रंट में है सनलाइट, तो उस टाइम पे नॉर्मल स्ट्रेट ग्रोथ हो रही है। पर अगर मान लो जैसे यहाँ इस केस में लाइट एक साइड से आ रही है, तो प्लांट की एबिलिटी टेंडेंसी होती है कि वो लाइट की डायरेक्शन में वो ग्रो करता है। ये कैसे हो सकता है सर? ठीक है, अगर मान लो लगातार हर दिन उसको एक डायरेक्शन से लाइट मिल रही है, दूसरी डायरेक्शन से नहीं, तो लाइट के डायरेक्शन में कैसे वो ग्रो कर गया? ध्यान देना, ऑक्सिन जो है ना, ये हार्मोन थोड़ा लाइट सेंसिटिव है, मतलब लाइट से शर्माता है कह सकते हो, लाइट से डरता है, लाइट से सेंसिटिव है। तो अब क्या होता है कि जहां पर समझो लाइट एक डायरेक्शन से आ रही है, तो वो हमेशा शेडी साइड में छिपेगा।
लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाएगा। कौन? ऑक्सिन। तो ये हार्मोन मोस्टली देखो यहाँ पर अपोजिट साइड में चला गया, लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो अब मैं आपको बहुत इजीली बताता हूँ। मान लो यहाँ पर लाइट आ रही इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड ये प्लांट का शूट टिप है, लाइट यहाँ से आ रही है, ऑक्सीजन शर्माता है, लाइट सेंसिटिव है, तो वो अपोजिट साइड में छिप जाएगा यहाँ पर। इधर से इधर पे नहीं है, इधर है, क्योंकि लाइट यहाँ पर है, लाइट से छिपता है ये। अब क्या होगा कि ये हिस्सा जहाँ पर ऑक्सीजन है ये ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि ये सेल इलोंगेशन की रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ के सेल ज़्यादा इलोंगेट होंगे। देखो ये वाला ज़्यादा ग्रो हो रहा है, ये ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो अब देखो ये कहाँ बेंड कर रहा है यार? लाइट की तरफ। मतलब बहुत ही कॉमन सेंस है। लाइट इधर है, ये प्लांट है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा ग्रो करेगा, सेल एलोंगेशन हुआ यहाँ पर। देखो कहाँ बेंड कर गया? टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, वेरी सिंपल दैट इज। सो ये हो गया ऑक्सीजन का। इसके बाद ये जो दूसरा है गिबरेलिंस, ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स स्टेम एलोंगेशन। याद रखना है गिबरेलिंस से जुड़ा हुआ टर्म। स्टेम में इलोंगेशन करने का काम और लीफ पत्तों में एक्सपेंशन करने का काम ये मेनली गिबरेलिन का है। ठीक है, सो इट स्टिमुलेट्स स्टेम इलोंगेशन एंड लीफ एक्सपेंशन। तो ये भी ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्रोथ प्रमोटर है। और इसके बाद हम बात करें अगर साइटोकिनिन की, तो इसमें दो शब्द है, साइटो और केनेसिस। साइटो का मतलब होता है सेल और केनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। सो ये जो साइटोकिनिन हार्मोन है प्लांट के अंदर का, इट प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन। याद रखना, इट प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है वो चीज। इट प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन। तो ये कहां पर होगा? जहां पर प्लांट को ज्यादा सेल डिवीजन की, फास्ट सेल डिवीजन की जरूरत है। ठीक है, कहां पर सर? सीड के अंदर, फ्रूट के अंदर, है ना। आपको पता होगा नॉर्मल पार्ट से फ्रूट ज्यादा तेजी से ग्रो होता है, बिकॉज उसमें रैपिड सेल डिवीजन करने के लिए साइटोकिनिन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स की, जैसे एब्साइसिक एसिड, इथाइलिन। ठीक है, एब्साइसिक एसिड का इफेक्ट तो आपको दिया है वैसे, ये पत्तों का झड़ना जो है, ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, विल्टिंग ऑफ लीव्स बोलते हैं, या शेडिंग ऑफ लीव्स, दिस इज द इफेक्ट ऑफ एब्साइसिक एसिड। इथाइलिन का देख लो यहां पर दिया है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फूलों का खिलना, एंड एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब ही है शेडिंग ऑफ लीव्स। तो ये सब इथाइलिन का इफेक्ट है, फलों का पकना, फूल का खिलना। ये सब क्या है? मतलब अब जब फल ग्रो हो रहा था, अब वो पक गया, मतलब इससे ज्यादा ग्रो नहीं होगा, तो अब ग्रोथ कंट्रोल करने वाली चीजें हैं ये सब। ठीक है, इथाइलिन का ध्यान से देख लेना भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं। आगे देखते हैं। ओके, तो यहां पर अब देखो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बता दिया गया है हर एक का इफेक्ट, कि देखो जो गिबरेलिन होता है, जो ग्रोथ हार्मोन है, वो क्या करता है? जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, देखो सीड जर्मिनेट हो रहा है। ओके, इसके बाद ग्रोथ टू मैच्योरिटी, ग्रोथ करके मैच्योरिटी तक पहुंचाने का काम। ठीक है, फ्लावरिंग करने का इसी का काम है, फूलों का खिलना बताया था। ओके, इसके बाद जो फ्रूट डेवलपमेंट में भी इसका रोल है, फ्रूट डेवलपमेंट में भी जिस गिबरेलिन का रोल है। एब्सेशन नहीं करता ये, मतलब पत्तों को झड़ने का काम इसका नहीं है। और सीड डॉर्मेंसी भी इसका काम नहीं है। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है कि जब तक उस सीड को, जो बीज है, उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, मान लो डब्बे में रखा हुआ है, तो वहां पर वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ग्रोथ को वहां पर स्टॉप करने का, रोक के रखने का काम, ठीक है, वो किसका है? वो इसका नहीं है, वो ये नहीं कर रहा। ठीक है, तो इन चीजों में हेल्प कर रहा है गिबरेलिन। ऑक्सिन की बात करें तो वो जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करता। ऑक्सिन कहां पर हेल्प करता है? यस, ग्रोथ टू मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, ठीक है, फ्रूट डेवलपमेंट तक का काम उसका है। अगेन ये सब जो ग्रोथ कंट्रोलिंग वाले एक्शंस है वो इसका नहीं है। साइटोकिनिन की बात करें, क्या वो जर्मिनेशन करता है? नहीं। क्या वो ग्रोथ टू मैच्योरिटी लाता है? यस। क्या वो फ्लावरिंग करता है? यस। क्या वो फ्रूट डेवलपमेंट करता है? यस। तो ये सब ग्रोथ वाली चीजें करता है। अब ग्रोथ कंट्रोल वाले जो दो हार्मोन्स है, इथाइलिन और एब्साइसिक एसिड, उसका देख लो। सो जर्मिनेशन और ग्रोथ मैच्योरिटी ये नहीं करते। इथाइलिन फ्लावरिंग में हेल्प करता है, फूलों का खिलना लिखा था हमने। ठीक है, फ्रूट को राइपन करने के काम में आता है। ठीक है, और इसके बाद एब्साइशन, पत्तों को झड़ने के लिए, वो भी लिखा था, एब्सेशन में काम आता है।
सीड डॉर्मेंसी इसका काम नहीं है। एब्साइसिक एसिड की अगर हम बात करें तो बाकी सब चीजें नहीं, लेकिन एब्सेशन यानी पत्तों का, विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये इसका काम है, पत्तों का झड़ना, ठीक है, वो करना। और डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी, कंट्रोल करके रखना सीड को कि भैया अभी नहीं खिलना, अभी नहीं जर्मिनेट करना, अभी कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जब कंडीशन होगी तब करना, तो रोक के रखने का काम वो इसका है, ठीक है। ये हो गया अपना प्लांट हार्मोन डन। कमिंग टू हार्मोन्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के केस में हार्मोन्स की बात करते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वैसे ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रीट करते हैं, एंजाइम से हार्मोन सेक्रीट करते हैं, ठीक है। सो ग्लैंड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। याद रखना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ या यहाँ पर बता देता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो इनकी खूबी क्या होती है कि मान लो इनको जो हार्मोन सेंड करना है वो यहां पर इस टारगेट तक, इस ऑर्गन तक सेंड करना है, तो ये जो हार्मोन सेंड करेंगे, ये एक स्पेशल ट्यूब मिली होगी इनको यहां से यहां तक उस हार्मोन को भेजने के लिए। स्पेशल ट्यूब, स्पेशल डक्ट मिला है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो दूसरे ग्लैंड्स है जो एक्सोक्राइन नहीं है, ठीक है, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या है कि उनको भी हार्मोन सेंड करना है टारगेट तक, पर उनको स्पेशल ट्यूब नहीं मिली। दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि स्पेशल ट्यूब नहीं मिली। तो सर हार्मोन कैसे सेंड करेंगे टारगेट तक वो, तो यहां पर वो ब्लड का यूज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम का यूज करते हैं कि भैया ब्लड, जहां से ब्लड तो हर जगह पहुंचता है, तो ये हार्मोन ब्लड में डाल देंगे, ब्लड वहां जब पहुंचेगा तो वहां पर उसको हार्मोन वहां अपना चला जाएगा टारगेट की तरफ। तो इस तरीके से ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड स्ट्रीम का, ठीक है। कोई स्पेशल ट्यूब नहीं है, कोई स्पेशल डक्ट नहीं है एंडोक्राइन के पास, हेंस दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एंडोक्राइन के बारे में। सर एक्सोक्राइन का एग्जांपल है कि अपने पास, यस, जैसे स्वेट ग्लैंड हुआ, पसीने वाला ग्लैंड, स्पेशल ट्यूब होती है जहाँ से पसीना बाहर आता है, ठीक है। या फिर हमने पैंक्रियाज का भी इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, लीवर का भी पढ़ा था, लीवर के पास वो जो बाइल डक्ट था, पैंक्रियाज के पास भी, देखो पैंक्रियाज यहाँ भी आता है, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी आता है, पैंक्रियाज दोनों में आता है, एक्सो एंडो दोनों में आता है। एक्सो वाला कहाँ पढ़ा है हमने, डाइजेशन वाले में, जहाँ पर वो ट्रिप्सिन और लाइपेज रिलीज करता था थ्रू दैट ट्यूब इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशल ट्यूब था उसके पास, ठीक है। बट वो यहाँ पर भी आ रहा, तो ध्यान देना आप। सो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन से ग्लैंड्स हमको पढ़ने, वैसे तो कई सारे यहाँ पर, पीनियल है, हाइपोथैलेमस भी है, थाइमस भी है, पर हमको पढ़ना कौन सा, हमको पढ़ना है पिट्यूटरी के बारे में, ठीक है, थायराइड के बारे में, पैराथायराइड के बारे में, ठीक है, पैंक्रियाज के बारे में, फिर ये जो किडनी के ऊपर है टोपी जैसा एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, और फिर ये जो ऑप्शनल है, मेल में होता है टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, इसके बारे में, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, यहां पर हम पहला वाला देख लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये ना पूरे सिस्टम का, इतना जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम दिख रहा है उसका ये कैप्टन है। क्यों कैप्टन है, क्योंकि उन सबको कंट्रोल करने का काम भी दिया गया है, मतलब वो उसका अपना भी काम है, ऐसा नहीं कि उसका काम नहीं है, बट बाकियों को भी कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम इसको दिया गया है। सर इतना इसको खास क्यों माना गया है, क्योंकि ये ना इस मालिक से बहुत नजदीक है। कौन सा मालिक, ब्रेन से बहुत कनेक्टेड है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बाकी सब जानकारी भी होती है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि बाकियों को कंट्रोल करने का काम भी इसके पास है, ठीक है। वैसे इसका खुद का काम क्या है, इट सेक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करता है जो बॉडी के अंदर क्या करता है, ग्रोथ लाता है, ग्रोथ रेगुलेट करता है, ग्रोथ कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये तो मैंने बता दिया कि बाकियों को कंट्रोल भी करता है और ग्रोथ कर रहा है, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। अगर इसने ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट कर दिया तो उस कंडीशन को कहते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म मतलब बंदा एकदम जायंट बन जाएगा, हाइट वाइट एकदम खतरनाक हो जाएगी, खली टाइप, ठीक है, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट कर दिया तो।
अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने कम ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट किया तो ऐसे में जो कंडीशन डेवलप हो जाएगी दैट विल बी ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बौना, बहुत हाइट छोटी हो जाएगी, छोटी हो नहीं जाएगी मतलब ग्रोथ नहीं होगी हाइट की, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करता है, अगर अबनॉर्मलिटी हो गई, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सेक्रीट हो गया तो जाइजेंटिज्म, नॉर्मल से कम सेक्रीट हुआ तो ड्वार्फिज्म, ठीक है। इसको बैलेंस करने का काम बहुत जरूरी होता है और ये बाकियों को कंट्रोल करने का भी, बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करने का काम भी इसको मिला हुआ है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं अगला वाला यानी थायराइड ग्लैंड की, जो हमारे गले की तरफ ये जो बो टाई शेप का, ऐसे शेप का है, ये थायराइड ग्लैंड है। और ये कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है? ये सेक्रीट करता है थायरोक्सिन। सर थायरोक्सिन का काम क्या है? थायरोक्सिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म रेट का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो हम खाना पीना खाते हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, उससे हमको एनर्जी मिलती है, पर वो एनर्जी डिराइव करने के लिए जो हेल्प करने वाला फैक्टर है वो कौन है? वो थायरोक्सिन है। इट हेल्प्स इन दैट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ठीक है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस ग्रोथ, बॉडी के अंदर जो बैलेंस ग्रोथ करने का काम भी वो इसी का है। सर क्या इसमें कोई अबनॉर्मलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये जो थायरोक्सिन सेक्रीट करता है ना, थायराइड जो थायरोक्सिन सेक्रीट करता है ना, वो जिस फॉर्म में सेक्रीट करता है वो यूजेबल नहीं होता, ठीक है। वो यूजेबल फॉर्म नहीं होता, उसको ना कन्वर्ट करना होता है एक स्पेशल यूजेबल फॉर्म में। और वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है हमारी बॉडी में एक जो हमको मिनरल मिलता है आयोडीन, जो हमको मेनली नमक से मिल जाता है या सी फूड से मिल जाता है। सो आयोडीन अगर बॉडी में नहीं गया, अगर बॉडी में आयोडीन नाम के मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई तब तो दिक्कत हो जाएगी सर, ठीक है। क्योंकि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये तो थायराइड ग्लैंड तो थायरोक्सिन सेक्रीट करता जाएगा, लेकिन वो यूज करने लायक नहीं रहेगा, तो वो जमा होते जाएगा वहां पर, ऐसी स्वेलिंग सी आ जाएगी, ठीक है। और उस कंडीशन को गॉइटर कहते हैं। ये अडल्ट्स में होता है, ये जो स्वेलिंग सी आ जाएगी, यहाँ थायराइड में थायरोक्सिन जो है वो निकलता जा रहा है लेकिन वो यूज नहीं हो पा रहा बिकॉज आयोडीन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो वो कंडीशन को गॉइटर, घेगा कहते हैं, घेग यहाँ पर। फिर ऑपरेट करना होगा, बहुत प्रोसीजर उसमें, ठीक है। लेकिन बच्चों की केस में अगर मान लो छोटा बच्चा, उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो उसमें क्योंकि ग्रोथ भी लाता है ये, तो बैलेंस ग्रोथ नहीं होगा और स्पेशली जो मेंटल ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो बच्चा जो है मंद बुद्धि बन सकता है हमेशा के लिए। तो दिस इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी के अंदर आयोडीन मिले ताकि ये थायरोक्सिन प्रॉपर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए और बॉडी में मेटाबॉलिज्म लाए, ठीक है। तो ये स्पेशली कमी किसमें हो सकती है सर? क्या हमको हो सकती है? तो देख लो कि जो हमको नमक मिलता है उसमें तो आयोडीन की मात्रा होती है, लेकिन कौन सा नमक? जो सी सॉल्ट है, जो समुद्र से आया हुआ नमक है। लेकिन जो लोग भी काला नमक, सेंधा नमक, सिर्फ वही नमक कंज्यूम कर रहे हैं, पता है ना, काला नमक, सेंधा नमक, जो उपास वाला नमक होता है वो वाला, सिर्फ वही वाला नमक कंज्यूम कर रहे हैं, वो पहाड़ी नमक होता है, वो रॉक सॉल्ट होता है, उस नमक में आयोडीन की कमी रहती है, ठीक है। मतलब समझो उसमें आयोडीन ना के बराबर है। अब वो वाला नमक जब लगातार कंज्यूम करेंगे, नॉर्मल नमक नहीं मिल रहा, सी सॉल्ट नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? तो बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी। सर कौन से लोग हैं जिनको ये हो सकता है? जो हिली एरियाज में रहते हैं और जो वहाँ के लोकल नमक ही खा रहे हैं, ठीक है। समझो हिमालयन रीजन में रह रहे हैं, जो वहीं के लोकल नमक को खा रहे हैं, रॉक सॉल्ट खा रहे हैं, तो उनको कमी हो सकती है। तो सरकार जो है ऐसे रीजन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए इंजेक्शंस आयोडाइज्ड, ठीक है, जो मेडिसिन के इंजेक्शन जो है वो वहाँ पर इंजेक्ट कराई जाती है समय समय पर, ताकि आयोडीन की कमी ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, टॉकिंग अबाउट पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड जो है वो क्या करता है? ये एक हार्मोन रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो अब ये क्या काम है इसका? इट कंट्रोल्स द कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी में कैल्शियम बैलेंस को रेगुलेट करने का काम इस हार्मोन का है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर जो ये टोपी जैसा है, एड्रीनल ग्लैंड, उसका काम क्या है? वो एक हार्मोन सेक्रीट करता है, एड्रीनलिन, ठीक है। उसको फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है।
क्यों इसको फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है? क्योंकि ये बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। मान लो कि हमारे पीछे एक खतरनाक सा शेर पड़ गया, सर ना हो तो ही सही है, और फिर हम जो तेजी से भागे हैं, बॉडी के अंदर जो हलचल हो गई है, जो एनर्जी की जो वर्षा हुई है, मतलब इतना तेज हम जिंदगी में कभी नहीं भागे होंगे जो उस टाइम पे भागे इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन है, ठीक है, उसमें हमारा एनर्जी ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि यहाँ पर एड्रीनलिन सेक्रेट हुआ, जिसने क्या किया, हमारे रेस्पिरेशन को तेज़ कर दिया, हमारे ब्रीथिंग रेट को तेज़ कर दिया, हमारे सारे प्रोसेस को तेज़ कर दिया, जिससे क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, पसीना भी ज़्यादा आएगा, है ना, और ब्रीथिंग भी ऊपर नीचे, सांस एकदम तेज़ हो गई, जिससे ज़्यादा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए और उस इमरजेंसी सिचुएशन से हम बाहर निकल पाए, ठीक है। या मान लो हम बहुत डर चुके हैं, मतलब ये वाली सिचुएशन, या मान लो बहुत गुस्सा आ गया, एक्सट्रीम एंगर, तो वैसे सब सिचुएशन में, ठीक है, इसलिए इसको फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। या तो डरो, भागो, ठीक है, लड़ो, जो भी है उसको हम ये हार्मोन होता है वो, ओके, जो एड्रिनल ग्लैंड से निकला हुआ है। देन कमिंग टू पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज जो है वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? इंसुलिन। एक्चुअली वो दो सेक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कब सेक्रेट होगा, ठीक है, जब बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है, जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है, ऐसे में इंसुलिन सेक्रेट करता है ये, जिससे क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल को फिर नॉर्मल कम करके नॉर्मल तक पहुंचाया जाएगा। अरे तू बहुत बढ़ रहा है, कम हो जा, इंसुलिन वो काम करेगा। लेकिन अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो गया, नीचे चला गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी ये दूसरा हार्मोन सेक्रेट हुआ, ग्लूकेगॉन, विच राइजेस द ब्लड शुगर लेवल टू नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस का काम क्या है? ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसको मेल हार्मोन भी कहा जाता है ना। इट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो भी चेंजेस मेल कैरेक्टर्स आएंगे, सो दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन है, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है। इसके बारे में रिप्रोडक्शन में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, बट ये हार्मोन्स का आप देख लो कि मेल्स में ये है और फीमेल्स में ये, ओके। देन मूविंग टू फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? ठीक है, थोड़ा देख लो। अब यहाँ बच्चों को काफ़ी इस पार्ट में कन्फ्यूजन रहता है, तो देख लेना आप ध्यान से। अब जैसे कि ना मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखो, थोड़ा समझ में आएगा और फिर हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ये एक पर्सन है, ठीक है, मान लो सराउंडिंग में फैन, लाइट चली गई, पंखा, एसी सब बंद हो गया, तो अब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ गया सराउंडिंग का। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा यानी गर्मी लगने लगेगी, तो उस टाइम पे बॉडी क्या करता है? बॉडी एक मैकेनिज्म चलाता है जिससे बॉडी फिर से अपने पुराने सिस्टम में, नॉर्मल में चला जाए। क्या है वो? गर्मी लगेगी तो क्या होता है हमको लगता है पसीना, स्वेट होता है, ठीक है। तो ये स्वेटिंग क्या है? बेसिकली ये कूलिंग मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। स्वेटिंग होगी, फिर इवेपोरेशन होगा, कूलिंग होगा, जिससे हमको ठंडा लगेगा, ठीक है। तो यानी जब टेम्परेचर बढ़ा हमारा बॉडी का, तो बॉडी ने खुद उसको सिस्टम से अपने ये किया, पर्सपिरेशन लाया, और उससे वापस बॉडी जो है ठंडा हो गए नॉर्मल स्टेज तक चला जाएगा। यानी फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। ऐसे ही जब मान लो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया, ठंडी का मौसम एकदम ठंडा हो गया, तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लगेगा। तो अब बॉडी क्या करेगा? अपने आप को हीट करने की तरीके लाएगा। तो हमारी बॉडी में जो शिवरिंग होती है, जो हम कांपते हैं ठंड से, वो एक्चुअली वो वाइब्रेशन से हीट प्रोड्यूस होती है। सो वो शिवरिंग करके फिर से बॉडी जो है अपने टेम्परेचर को बढ़ा रहा है ताकि फिर से वो नॉर्मल हो सके, ठीक है। तो ये सब जो है फीडबैक मैकेनिज्म है कि हाँ ऐसे होगा तो ये कर लूँगा, ये होगा तो बॉडी फिर से कुछ और करके अपने नॉर्मल स्टेज तक ले आएगा उसको, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पर हम हार्मोन्स के तरीके से उसको समझते हैं, जो हमको यहाँ बताया गया है।
So it regulates the action of hormone. For example, just see this. The timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. कितना हार्मोन कब रिलीज करना है वो फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड, ध्यान देना अब यहां पर, इससे यही चीज एग्जाम्पल लिखना है आपको. इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइज, अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैंक्रियास. ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो पैंक्रियास के सेल ने डिटेक्ट किया कि हाँ भाई शुगर लेवल बढ़ चुका है. अब पैंक्रियास क्या करेगा? इंसुलिन सेक्रेट करेगा. ठीक है. सो उसके बाद विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन. ओके, एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, इंसुलिन जब सेक्रेट हुआ ब्लड शुगर लेवल कम होगा, और जैसे ही वो नॉर्मल तक आ गया इंसुलिन सेक्रेशन इज रिड्यूस्ड. ठीक है. फीडबैक मैकेनिज्म, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, पैंक्रियास ने डिटेक्ट किया, उसके सेल्स ने, पैंक्रियास ने क्या किया, फिर इंसुलिन सेक्रेट किया ताकि ब्लड शुगर लेवल कम हो. जैसे ही वो नॉर्मल हो गया उस टाइम पे फिर पैंक्रियास को पता लगा और फिर अपने आप को उसने इंसुलिन का सेक्रेशन फिर रोक लिया. तो दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, आगे देखते हैं और मूवमेंट इन प्लांट्स को समझते हैं. मूवमेंट इन प्लांट्स, तो प्लांट में जो मूवमेंट है वो मेनली दो तरीके के होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड दिस नास्टिक मूवमेंट. ठीक है, ये देखो नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट. अब थोड़ा सा यहाँ पर ना ध्यान से समझना है इस चीज को. ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे कि ये लाइट की तरफ प्लांट का ग्रो होना. ठीक है, ये लाइट की तरफ प्लांट का ग्रो होना. ठीक है. ये नास्टिक मूवमेंट क्या है? देखो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जैसे टच किया ये बंद हुआ. क्यों इसको ट्रॉपिक और क्यों नास्टिक, और कोई डिफरेंस है क्या? देखो, सो दिस इज ग्रोथ डिपेंडेंट. यहां पर ग्रोथ से एसोसिएटेड मूवमेंट होती है. जैसे कि ये लाइट की तरफ ग्रो हुआ, ऐसा नहीं कि लाइट चली जाएगी तो फिर नीचे आ जाएगा, नहीं. ठीक है, लेकिन ये ग्रोथ से डिपेंडेंट नहीं है, ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है. बस ये टच हुआ, बंद हुआ, फिर खुल जाएगा, ये फिर खुल जाएगा. सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ. ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है नास्टिक मूवमेंट, सॉरी ट्रॉपिक मूवमेंट. और जो नास्टिक है वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता. देन इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है. अभी ग्रोथ है तो ऑब्वियसली थोड़ा स्लो होगा, है ना, ग्रोथ होने वाला है तो स्लो होगा. जबकि ये जो है काफी क्विक होता है, काफी फास्ट होता है इसकी कंपैरिजन में. ठीक है, जैसे यहां पर देखो ये क्या है, माइमोसा प्लांट या छुई मुई प्लांट, है ना, या टच मी नॉट प्लांट. इसको टच किया तो ये देखो ये श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया. आपको रीजन अगर पता हो या नहीं पता, आई डोंट नो, तो देख लो यहां पर कि क्या होता है उसमें. एक्चुअली जो गार्ड सेल्स होते हैं उसका ही मेन काम है. तो जब उसको हम टच करते हैं तो गार्ड सेल्स के अंदर से ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, और गार्ड सेल्स क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है. ठीक है, श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से ये पत्ते जो है सिकुड़. जब हम टच करते हैं तो ये एक्शन होता है, गार्ड सेल्स वाटर रिलीज कर देता है. ठीक है, और वो सिकुड़ जाता है, तो ऐसे पत्ते जो है वो भी सिकुड़ जाते हैं. फिर जब थोड़ी देर छोड़ दिया जाएगा वो वाटर वापस से अब्जॉर्ब हो जाएगा. वो वाटर दिखता है कि सर? नहीं, वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. वो वापस से वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर से वो स्वेलिंग आ जाएगी, फिर से नॉर्मल हो जाएगा वो. सो दिस इज व्हाट, दिस इज नास्टिक मूवमेंट. ये कोई ग्रोथ से जुड़ा हुआ नहीं है, बस ऐसे ही हो रहा है. ठीक है, और एक चीज देखो, इट इज डायरेक्शनल. जैसे कि ये लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ हुआ. अगर लाइट इस तरफ होता तो उस तरफ ग्रो होता. ठीक है, यहां पर डायरेक्शनल नहीं है, आप उसको ऊपर से टच करो या नीचे से टच करो वो बेंड उसी तरीके से होगा. यहां भी अगर आप उसको कहीं से भी टच करो वो बेंड ऊपर की तरफ ही होगा. सो दिस इज नॉट डायरेक्शनल कि कहां से टच कर रहे हैं या कहां से हम उसको स्टिमुलस दे रहे हैं. ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो अपने पैटर्न में ही जाएगा, ग्रो या सॉरी नॉट ग्रो, ये मूव करेगा अपने पैटर्न में ही. जबकि वहां पर डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब स्टिमुलस के हिसाब से वो ग्रोथ होता है या वो मूवमेंट होता है. ओके, सो दिस इज डायरेक्शनल, दिस इज नॉट. देखो डिफरेंस आ गया, आपके सारे डिफरेंस के पॉइंट्स हो गए. ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट, दिस इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट. दिस इज डायरेक्शनल, दिस इज नॉन डायरेक्शनल. ये स्लो है, ये रिलेटिवली फास्ट है. ओके, आगे देखते हैं. ट्रॉपिक के टाइप्स भी दिए हैं भाई ये. तो कौन से? अरे बाप रे, 5 टाइप्स है. क्या है? फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म देखना यहां पर, फोटो का मतलब होता है लाइट. फोटो का मतलब होता है लाइट. तो लाइट के रिस्पॉन्स में जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है, प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है, लाइट के रिस्पॉन्स में जो प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है,
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोटोट्रॉपिज्म, जो हमने यहाँ दिखाया, दिस इज फोटोट्रॉपिज्म। अब इसमें भी दो कह सकते हो कि जो ये ऊपर का हिस्सा है वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि वो लाइट के टुवर्ड्स, स्टिमुलस के तरफ जा रहा है। लाइट इज अ स्टिमुलस, वो एक्शन है जिसके हिसाब से रिएक्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो स्टिमुलस के डायरेक्शन में जाना, दिस इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन जो रूट्स का ग्रोथ है वो लाइट के अगेंस्ट जा रहा है, वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, सो यू कैन कॉल दिस एज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जो ग्रोथ स्टिमुलस के टुवर्ड्स हो रहा है वो पॉजिटिव, और जो स्टिमुलस के अगेंस्ट हो रहा है वो नेगेटिव। सो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और ये रूट्स का जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। आगे, सो अगेन दिस इज डायरेक्शनल, डायरेक्शन है लाइट के हिसाब से ये ग्रोथ हो रही है। इसके बाद जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब होता है अर्थ या ग्रेविटी, पता होगा जियोग्राफी। सो ग्रेविटी के हिसाब से अब देखो ये रूट्स जो है वो अर्थ की तरफ जा रहे हैं, इसका जो ग्रोथ है, सो दिस कैन बी कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा तो ये जियोट्रॉपिज्म हुआ, ठीक है। और कुछ बताया गया वहां पर, मैं आपको यहाँ ये एग्जाम्पल्स के बता दूं। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर के डायरेक्शन में या वाटर के हिसाब से ग्रो करना, वाटर की प्रेजेंस के हिसाब से, ठीक है। इसको हम हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहां पर देखो ना, ये रूट सिर्फ नीचे नहीं जा रहा, ये पानी की, देखो यहाँ वाटर है, वाटर की तलाश में जा रहा था ये वाटर के हिसाब से, सो दिस इज हाइड्रोट्रॉपिज्म एज वेल, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोट्रॉपिज्म का एक और एग्जांपल देख सकते हो आप कि मान लो एक सीड जर्मिनेशन के लिए लगाया हमने, और उसके थोड़े बगल में एक पोरस, एक ऐसा मटका लिया है, थोड़ा सा पोरस है उसमें, और उसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसका जो रूट्स जा रहा है, जो इसके जो रेडिकल जाएंगे आगे, वो इस पानी के डायरेक्शन में जाएंगे, बिकॉज उसको पानी की जरूरत है ग्रोथ करने के लिए। सो ये जो ग्रोथ है, ये जो मूवमेंट है रूट्स का जाना पानी की तरफ, ये क्या है, दिस इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसके बाद थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो शब्द का मतलब आपको पता हो गया होगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हो सेंस ऑर्गन वाले हिस्से में। सो थिग्मो यानी टच होता है, तो टच के हिसाब से, जैसे यहीं पर देख लो ना, बीच में पत्थर आया, बीच में यहाँ पर पत्थर आया, वो टच सेंस किया, पत्थर में नहीं घुस सकता, साइड से निकल गया। सो ये जो ग्रोथ हुआ पत्थर के साइड से निकल जाना, ये जो है ये क्या है, मतलब इसमें हमने सब बता दिया यहाँ पर। तो टच के हिसाब से ये साइड से निकल गया, देखो इसको साइड से दिखना अब यहाँ पर, अर्थ की तरफ ग्रो हो रहा है इसलिए जियोट्रॉपिज्म, फिर टच सेंस करके साइड से निकल गया वो थिग्मोट्रॉपिज्म, पानी की तरफ गया तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। अच्छा, थिग्मोट्रॉपिज्म का मैंने एक एग्जांपल अपने घर से ही लिया है, फोटो लिया था मैंने आपके लिए, देख लो। तो ये जो है, देखो मेरे ग्रिल को कैसे इसने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, क्या है ये, कोई क्लाइंबर है, मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, अभी छोटा है ये। सो ये जो है यहाँ पर, ये क्या होता है, ये टेंड्रिल होता है, क्लाइंबर में जो ऐसी स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको टेंड्रिल कहते हैं, टेंड्रिल। तो ये देखो अपने आप को ग्रो कराने के लिए, जैसे इसको कुछ टच सेंस होता है, देखो अभी इतना तक पहुंचा नहीं है जैसे, लेकिन टेंड्रिल को कुछ टच हुआ तो इसने अपने आप को ग्रो करके इसको वाइंड कर लिया, तो टच के हिसाब से ग्रो कर रहा है, टच के हिसाब से देखो ये ग्रो कर गया, ये टेंड्रिल देखो ग्रो करके इसको लपेट लिया उसने, वाइंड कर लिया। तो ये टच के हिसाब से जो ग्रोथ करना है, दिस इज थिग्मोट्रॉपिज्म, यानी ट्रॉपिज्म यानी ग्रोथ मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू टच, जहां पर स्टिमुलस क्या है, टच। ओके, देन फाइनली है केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म का आप एक एग्जांपल सिंपल देख सकते हो कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें से पॉलन ट्यूब निकलती है, ये फीमेल गैमेट यहाँ पर है, तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करने के लिए पॉलन ट्यूब कहाँ ग्रो करके जाता है, सो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब देख लो कहाँ हो रहा है, टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट। तो ये जो मूवमेंट है, ये ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट है क्या, ये तो एक केमिकल है, तो केमिकल की रिस्पॉन्स में जो ये ग्रोथ हो रही है, ठीक है, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, केमोट्रॉपिज्म, यानी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल, ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई, क्योंकि यहां पर इसी के साथ ये चैप्टर जो है अपना खत्म हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप बताना कि आपको कितना समझ में आया इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।